आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है एहतजाजी सियासत और मुज़ाकरात, एनआरओ कौन किससे मांग रहा है, इंसानी हुकूक का आलमी दिन, क्या कश्मीर के बासियों के कोई हुकूक नहीं, मरगजार चिड़ियाघर वीरान, जानवरों को कब मिलेगा दारुल अमान, और फिर ईसीसी का इजलास मुअख्खर, कराची पैकेज पर इसका क्या होगा असर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान के साए तले सियासी पावर शो करना इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। मरियम नवाज अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में मुसलसल रैलियों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रही हैं। वो हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। दोनों जानिब से सियासी बयानबाजी उरूज पर है, लेकिन इस सारे अमल में सबसे अहम और हौसला अफजा बात हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी और मामलात को पार्लियामान में हल करने की पेश की। क्वेश्चन टाइम करने के लिए तैयार हूँ, जो मर्जी आके मेरे से सवाल पूछो कि हमारा इंटरेक्शन होना चाहिए। हमारी जमहूरियत चलेगी तब जब डिबेट्स अच्छी हो। नेशनल डायलॉग का मतलब डिबेट ही, तो वो तो जो बात करते हैं वो आ जाते हैं कि जी हमारी केसेस माफ करो, और केसेस हमने नहीं बनाए। हमें तो कोई इतराज नहीं है। मैंने तो असेंबली में कहा था कि किसी भी बात करने के लिए हम तैयार हैं। इसी सूरत एनआरओ के ऊपर हमारे से बात ना करना, करप्शन के केस हम नहीं माफ करने लगे। माजी में ऑपोजिशन मुज़ाकरात के लिए तैयार थी, लेकिन हुकूमत कोई भी बात तस्लीम नहीं कर रही थी। अब जबकि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए आमादा है, तो ऑपोजिशन जमातें पार्लियामान के मामलात भी सड़कों पर हल करना चाहती हैं। पीडीएम ने मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के इस्तीफे की शर्त रख दी है कि सबसे पहले वज़ीर आज़म मुस्ताफी हों, उसके बाद बात होगी। जबकि मरियम नवाज ने हुकूमत की जानिब की दावत को एनआरओ करार दे दिया। कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रहा है। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए माशाअल्लाह। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लाहौर जलसे और तहरीक को कामयाब बनाने के लिए खुश है, जबकि हुकूमत भी जलसा रोकने के लिए भरपूर तैयारियां कर रही है। जलसे के मकाम पर पानी छोड़ा गया, कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए, मुस्लिम लीग नून के 370 रहनुमाओं और फाल कारकुनान की फहरिस्तें तैयार की गई। इस सारे अमल का मकसद ऑपोजिशन जमातों को टफ टाइम देना था, लेकिन इस दौरान तहरीक इंसाफ के दीवाना कारकुन डीजे भट्ट को भी धर लिया गया। या वही डीजे भट्ट जो कभी वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई की आंख का तारा थे। डीजे भट्ट हमने आपको अपने साथ साउंड सिस्टम के लिए लिया था, लेकिन जो मैंने कल मुश्किल वक्त में आपकी परफॉर्मेंस देखी है, इंशाल्लाह आपको तहरीक इंसाफ के अंदर हम इंडक्ट करें, डालेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर आपको। अब डीजे भट्ट की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने आंखें फेर ली हैं। अजनबियों जैसा रवैया अपनाया है, गोया कभी शनासाई तक न थी। अब डीजे भट्ट साहब हैं कोई। अब मुस्लिम लीग नून तमाम रुकावटों और गिरफ्तारियों के बावजूद लाहौर में मैदान सजाने पर मुसर है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज भी ऑपोजिशन जमातों से जलसे मुलतवी करने की अपील की है। मुज़ाकरात की दावत और बातचीत से इनकार की सियासत हो रही है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हुकूमत और ऑपोजिशन की हटदर्मी से मामलात क्या रुख इख्तियार करेंगे। हुकूमत और ऑपोजिशन में से एनआरओ कौन मांग रहा है, एनआरओ कौन और किसे देगा। मामलात सड़कों की बजाय बिलाखिर पार्लियामान में ही हल होंगे, लेकिन पार्लियामान की बालादस्ती की इब्तदा कौन करेगा। हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को अपने मौक़िफ़ में नरमी लानी होगी, मगर सवाल यह भी उठता है कि किसका लहजा पहले। इन तमाम तर सवालात का जवाब लेने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा एहसन इकबाल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वज़ीर आज़म सवाती हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एहसन इकबाल साहब से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि मरियम बीबी ने आज कहा कि हुकूमत 2 दिन से एनआरओ मांग रही है, क्या किसी हुकूमती शख्सियत ने आपसे राब्ता किया? जी देखिए, हुकूमत के वज़रा ने हमारे लोगों से रब्ता किया है और कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और कोई उसमें शर्त नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत देर कर दिया उन्होंने, और अब सिर्फ अगर बातचीत होगी तो वो इमरान खान साहब के इस्तीफे के बाद हो सकती है, क्योंकि पीडीएम इस बारे में फ़ैसला कर चुका है कि इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। इसके बाद ही कोई बात हो सकती है, और इसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पिछले 2.25 साल से जिस अना परस्ती से और अपनी एक नफ़रत और इंतकाम की सियासत पे मुल्क चलाते रहे हैं और जो झूठे कार्रवाइयाँ करते रहे हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, तो अब एक बहुत बड़ी एतमाद की खलीज है जो उनके और अपोजिशन के दरमियान हो चुकी है, और मैं नहीं समझता कि अब इसको पुल किया जा सकता है। तो इसलिए इमरान खान साहब को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इसके बाद फिर अगर कोई डायलॉग हो सकता है तो उसका इम्कान पैदा होगा। तो ऐसा अगर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात नहीं हो सकते तो मुज़ाकरात फिर किससे होंगे? देखिए, ये बात तो सब कहते रहे अपने अपने अंदाज में
कि 73 साल की हमारी जो तारीख है वो ये बता रही है कि मुल्क चल नहीं रहा जिस तरह चलाया जा रहा है। यहाँ पर आइन की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पर हर इदारा अपने अपने हदूद में काम नहीं कर रहा। कुछ ताकतवर इदारे हैं जो अपने हदूद से तजावज़ कर रहे हैं। पार्लियामेंट जो है वो ज़ेर दस्त हो चुकी है, वो खुद मुख्तार नहीं है, और इलेक्शन हमारे मुल्क के अंदर मुनसिफाना नहीं हो पा रहा। अब ये वक्त है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें हमारी फ़ौज भी है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, मीडिया को भी मैं शामिल करूँगा, इन सब को बैठ के सोचना पड़ेगा कि आइन की रोशनी में इन सब का क्या किरदार है और किस तरह ये अपने अपने दायरे के अंदर रहकर अपना मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि मुल्क में एक मुस्तकिल बुनियादों पे सियासी इस्तेहकाम आए। अगर हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं होगा तो हम कभी भी मईशत की इमारत खड़ी नहीं कर सकते, और अगर हमारी मईशत नहीं खड़ी होगी तो हमारा दिफा भी कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगा और हम दुश्मन के लिए नवाला तार साबित होंगे, जैसा कि हम कश्मीर के ऊपर देख चुके हैं। ऐसा आप नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, इसी नेशनल डायलॉग की बात कल इमरान खान साहब ने भी की, लेकिन सवाल यह है कि नेशनल डायलॉग भी तो किसी ना किसी फ्रेमवर्क के जरिए होगा ना। मतलब नेशनल डायलॉग का आईनी फ्रेमवर्क क्या होगा, उसे कैसे लीगल प्रोटेक्शन और कवर देंगे आप? जी देखिए, किसी भी डायलॉग के लिए एक पहले CBM होता है, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर होता है, और जैसे कि ऑपोजिशन की लीडरशिप कह चुकी है और नवाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये डायलॉग का आगाज़ होना है तो उस इरिटेंट को बीच में से निकालना पड़ेगा जिसे मसनूई तौर पे कौम पे मुसल्लत किया गया है। लेकिन ऐसा देखिए, सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं और सेनेट इलेक्शंस में आपके इस्तीफों वाली मूव जरूर चली, लेकिन उस पर भी ये है कि इलेक्टोरल कॉलेज तो बरकरार रहेगा, इस्तीफों को खासा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और सेनेट इलेक्शंस के बाद तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान साहब मजीद मजबूत हो जाएंगे। जी, इन इस्तीफों के बाद जो भी चाहे सेनेट का इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन कराने की कोशिश की जाए, वो एक दायमी तनाज़ा मुल्क की सियासत में खड़ा हो जाएगा जिसके बहुत दूर असरात होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता इतने बड़े शौक का, क्योंकि ये ऐसी हुकूमत नहीं है कि जिसके पास 2/3 अक्सरियत है या अपोजिशन के पास 10-20 सीटें हैं। जब अपोजिशन रिज़ाइन करेगी 350-400 नशिस्तों से, तो ये अमलन पूरा सियासी निज़ाम आधा स्लाइस होकर निकल जाएगा, और फिर वन व्हील के साथ आप किसी निज़ाम को नहीं चला सकते। जब ऑपोजिशन पूरी की पूरी निकल जाएगी तो ये निज़ाम चंद दिनों का मेहमान होगा, ये फिर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन सर, अगर मरकज में इस्तीफों की बात की जाए, वहां पर तो खान साहब के पास नंबर पूरे हैं, 152 या 156 का नंबर। अगर आप इस्तीफा दे भी देते हैं तो उनके पास उनकी अक्सरियत तो बरकरार रहेगी, और फिर जहां तक कोरम की बात है तो वो भी पूरा रहेगा। देखिए, खान साहब की अक्सरियत बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, या उस वक्त जब अवामी दबाव आएगा तो खुद उनकी अपनी जमात में से भी लोग इस्तीफे देने शुरू करेंगे, और क्या उनके हलीफ भी उनके साथ खड़े रहेंगे, या उस अवामी दबाव के साथ वो भी हुकूमत को छोड़ के आ खड़े होंगे, ये बातें तो अभी देखने की है ना। सियासत के अंदर हर सियासी जमात और हर रुकने असेंबली वो अपने मुस्तकबिल को देखता है, वो डूबती हुई कश्ती के साथ चिमटा नहीं रहता, कोई टाइटैनिक के साथ डूबेगा नहीं, सब अपने लिए रेस्क्यू बोट्स तलाश करेंगे। तो अरकान कौमी असम्बली में से किसी ने आपसे राब्ता किया हो, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNAs MPs आपसे राब्ता कर रहे हो, या फिर जो हुकूमती इत्तेहादी है उनके साथ कोई लॉबिंग हो रही हो आपकी? कुछ हमसे राब्ता कर रहे हैं और अक्सरियत पीपल्स पार्टी से राब्ता कर रही है, चूंकि इनकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी को छोड़ के PTI की तरफ गई थी। तो इस वक्त तो PTI के हर रुकने असेंबली को नजर आ रहा है कि अगले इलेक्शन में उनकी PTI के प्लेटफॉर्म से जमानत जब्त होगी, क्योंकि ये जो महंगाई है, जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, PTI के अरकान असेंबली कहते हैं कि हम तो अपने वोटर्स का सामना नहीं कर सकते, हम जहां जाते हैं लोग हमें बुरा भला कहते हैं। तो इसलिए अगली दफा तो PTI को उम्मीदवार खड़े करने में बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। और सर, जब आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को तो मजीद मजबूत होना चाहिए, और आपकी जो डिमांड है इस्तीफों वाली, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4 कदम आगे चल रही है, उसमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर साथ देना चाहिए PMLN का, और फौरी तौर पर इस पर सीरियसली सोचना चाहिए इस्तीफों की मूव पर। जी, इस्तीफों की जो मूव है, जो 8 दिसंबर को PDM की क़यादत ने फैसला किया है, वो इत्तफाक राय से हुआ है, और उस फैसले में कि 31 दिसंबर तक तमाम पार्टीज अपने अरकान से लीडरशिप की सतह पे इस्तीफे जमा कर लें,
सब पार्टीज ने इत्तफाक राय से इसको कबूल किया है, लिहाजा इसमें पीपल्स पार्टी, PMLN और दीगर जमातें सब शरीक हैं। सब लास्ट बट नॉट लीस्ट 13 दिसंबर के जलसे में जो हुकूमती हिकमत अमली सामने आ रही है, अगर आपके कारकुनान को दाखिली और खारजी रास्तों पर रोका जाता है, शहरों में रोका जाता है, कटेल करने की कोशिश की जाती है, तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, मुल्तान में एक्शन रिप्ले वही होगा जो मुल्तान में हुआ था। मुल्तान में हुकूमत ने रुकावटें भी खड़ी की, गिरफ्तारियां भी की, झूठे पर्चे भी किए, लेकिन कारकुन उन तमाम रुकावटों को तोड़ कर आए, तमाम मुकदमों और पर्चों का सामना करके आए और हुकूमत को पिसपाई इख्तियार करनी पड़ी और मुंह की खानी पड़ी। और अगर लाहौर में भी इन्होंने ऐसा ही किया तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मुल्तान से ज़्यादा बड़ा रद्द अमल होगा और लोग तमाम रुकावटों को अबूर करके पहुंचेंगे और एक तारीखी जलसा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सवाती साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज DJ भट्ट को गिरफ्तार किया गया, आज DJ भट्ट की जमानत पर रिहाई हो गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत 13 दिसंबर के जलसे को रोकने के लिए जो कुछ कर रही है, आपको नहीं लगता ये सब गैर जरूरी है? नहीं सर, DJ भट्ट जो है वो हमारा एक अच्छा कारकुन था और है। मेरा ये ख्याल है कि मुझे इसका बैकग्राउंड जो है पस मंज़र मालूम नहीं कि क्यों उसको गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इससे न तो जलसे के ऊपर जो है कोई फ़र्क पड़ेगा और न ही इससे हम मतलब हुकूमत की कोई अच्छी आवाज़ जो है बाहर जाती है या उसका कोई अच्छा फैज़ जो है लोग देखते हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी से देता हूँ कि जलसा खुदा के वजह से नाकाम होगा, इसलिए कि कौम और मुल्क ये देख रहा है कि इनकी कोई हिकमत अमली नहीं। जैसे आपको ये श्योरिटी है कि ये जलसा नाकाम होगा, रास्ता जो है खुद चुनेगी और इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो फ्लॉप हो जाएगी, मर जाएंगे। तो स्वाति साहब आप बताइएगा कि हुकूमत की क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब आज ये हिकमत अमली सामने आ रही है कि दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद किए जाएंगे, जहां जहां से जिस शहर से कोई निकलना चाहेगा उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा, और अगर ये भी नहीं होगा तो उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस कंट्रोल ऑर्डिनेंस के तहत पर्चे भी दर्ज होंगे और पकड़ धकड़ का सिलसिला तो जारी है। तो फिर हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है अगर PDM की और ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी फ्लॉप है? तो सूबाई हुकूमत को एक एडवाइस ही दे सकता हूँ, इसलिए ना वो कोई ऐसा काम करें कि जिससे इनको मनफी ले और ये इनके हाल पे छोड़ दें और लोगों को छोड़ दें, इसलिए कि जब वे गैर कानूनी काम कर रहे हैं, NCNOC के कहने के बावजूद इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है जो अस्पतालों की सूरत हाल है। अज़ीज़ साहब ये बताइएगा कि जैसे आज शेख रशीद साहब ने भी कहा कि सियासत के अंदर मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते हैं और सियासत के अंदर यकीनन बातचीत की गुंजाइश रखनी चाहिए। खान साहब शुरू से कहते आए कि मैं इनको NRO नहीं दूंगा, लेकिन गुज़श्ता रोज़ खान साहब ने कहा कि डायलॉग हो सकता है, बात हो सकती है। तो क्या अब हुकूमत ये महसूस कर रही है कि बात करनी चाहिए, और क्या हुकूमत की जानिब से किसी ने ऑपोजिशन से रब्ता किया है? वज़रा की सतह पर भी कुछ लोग गए हैं, वफूद की सतह पर हुकूमत को, ऑपोजिशन को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? जमहूरियत में कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते। जब आप बातचीत के दरवाजे बंद करते हैं तो उस वक़्त फिर आमरीत आती है, उस वक़्त फिर डिक्टेटरशिप आती है। हमारी हुकूमत फाशिस्ट हुकूमत नहीं है, बल्कि इमरान खान हमेशा जमहूरी इदारों और जमहूरी फ़िज़ा को जो है वो तक़वियत देने के लिए जो है काम कर रहे हैं। ये ज़रूर है, मैं फिर कह देता हूँ, ये ज़रूर है कि इमरान खान असूली तौर पर जिनके ऊपर मुल्क की लूटी हुई दौलत का इल्ज़ाम है उनसे न मिलना चाहते न बात करना चाहते। ये उनका मिजाज है और वो ये कहते हैं और असूली तौर पे ये कहते हैं, और मैं भी उसको मानता हूँ कि दुनिया की जितनी भी जमहूरियत है उसके ऊपर अगर आप बहैसियत एक लीडर हैं और आप पे इल्ज़ाम लग जाए तो मेरा ये ख्याल है कि इल्ज़ाम धोने के बाद जो है फिर आप आ सकते हैं। इसलिए अगर वो नहीं बैठे उनसे, हम तैयार हैं, बाकी हमें बताएं कि कहाँ किस वक़्त किस बात पे, सवाए एक बात के कि उस पर बात नहीं हो सकती कि जिस तरीके से पहले नेब के आर्डीनेंस के अंदर तरामीम 34-35 तरामीम लेने के लिए आए थे, वो बात नहीं हो सकती। इसलिए नेब एक आज़ाद इदारा है, एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहेगा। वो मेरे ख़िलाफ़ है या किसी और के ख़िलाफ़ है, अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं, मेरे खिलाफ भी और मेरे हक में भी। लेकिन स्वाति साहब मसला ये है ना कि जिस वक्त वो आपसे बात करने के लिए आते हैं, कानून साजी के मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इल्जाम लगा देते हैं कि ये तो NRO लेने के लिए आए। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मुनासिब वक्त वो ये होगा कि 13 तारीख के बाद जो ये अपनी ताकत का मुजाहरा कर लें।
अगर उसके बाद ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं वो भी करके देख लें, और उनकी नाकामी के बाद इंशाल्लाह ताला जो फिर मुनासिब वक्त होगा फिर मैं इनको बुलाऊंगा, मेरे दूसरे जो रुफ़क़ाए कार हैं इनको बुलाएंगे और इनके साथ बैठकर बातचीत से ख़त्म करेंगे। लेकिन इनको इंशाल्लाह ताला नाउमीदी होगी और मुंह की खानी पड़ेगी। आप देख लेना मेरी आज के मेरे इन असरात को, आज के मेरी इन बातों को आप ज़रा नोट करके तारीख कैसा है कि इंशाल्लाह ताला जो है इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी स्वाति साहब, इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो फाइनल राउंड खेलने के मूड में है। वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत का रुख करेंगे। जिस तरह आप डी चौक तक गए थे, ये नहीं मुझे पता कि आपकी हुकूमत अलाउ करेगी या नहीं करेगी कि डी चौक तक चले जाएं, लेकिन मामला तो इंतशार की जानिब बढ़ रहा है और हमेशा सियासत के अंदर इंगेज किया जाता है। आप मशवरा जैसे सूबाई हुकूमतों को मरकजी हुकूमत को भी दे रहे हैं कि इंगेज करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि पहले ही हुकूमत ये मशवरा देते हुए बहुत देर कर चुकी है और मजीद जितनी देर करेंगे ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा? स्वाति साहब, मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पे आप कहता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, उस तजर्बे की बुनियाद पे कहता हूँ कि इनके साथ इस वक्त बात करनी बिल्कुल इस तरीके से है कि नामुनासिब है, उसका कोई असर जो है वो नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमें 13 तारीख के बाद उनको कम अज़ कम जो है कॉल करके स्पीकर साहब के ज़रिए, अगर नहीं है तो सेनेट के चेयरमैन उसके अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डिटेच किस्म के, इम्पार्शल किस्म के लोग हैं। अगर उनकी बात से जो है ये एक जगह बैठकर किसी बात पे आमादा हो जाते हैं तो मेरा ख्याल ये आगे चीज़ बढ़ेगी। वरना मैं आपको लिख के ये बता दूं कि जनवरी का हम इंतज़ार करेंगे, इनको लॉन्ग मार्च करने दें। जब इनकी हवा जो है इंशाल्लाह ताला निकल जाएगी, लोगों को इनकी सियासत का, इनके ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का, गैर कानूनी इक़दामात का पता चलेगा, तो इंशाल्लाह ताला जिस वक़्त बंद गली में होंगे उस वक़्त भी, चूँकि जमहूरियत के 2 पहिए हैं, इनके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए जो है वो वक्त का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जब वक्त आएगा, संजीदा वक्त होगा, वो इंशाल्लाह ताला बैठ कर इनके साथ जो मामलात हैं सुलह सफाई से इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सवाती साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर आज़म खान सवाती हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई और वफाकी हुकूमत को कुछ मुफीद मशवरे भी दे रहे हैं कि पीडीएम की तहरीक से निपटने के लिए होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सरगर्मियों में तेजी के मकासद क्या है और क्या वाकई भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 10 दिसंबर 1948 को इंसानी हुकूक का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन मंजूर किया था और 1950 में जनरल असम्बली ने हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक के तौर पर मनाने के लिए बाकायदा करारदाद मंजूर की थी। आज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दुनिया भर में इंसानी हुकूक की पामालियों का जायजा पेश किया जा रहा है, रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं, रिपोर्ट्स का जायजा भी लिया जा रहा है। वीटो पावर के हामिल ममालिक में सब अच्छा है, तरक्की याफ्ता ममालिक में इंसानों को सब हुकूक हासिल हैं, तरक्की पजीर ममालिक की हर अमल पर गहरी नजर है, लेकिन इसी कुर्रा अर्ज पर 80 लाख इंसानों की एक ऐसी बस्ती भी है जहां तकरीबन आधी से जायद निस्फ से ज्यादा सदी से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां जारी है, जहां लोग 1.5 साल से एक पिंजरे में बंद हैं, जो अपने हुकूक अपनी शनाख्त के लिए लड़ रहे हैं। 80 लाख इंसानों की इस बस्ती का नाम कश्मीर है, जो तकरीबन 1 सदी से भारत के तसल्लुत में है। ये वादी कश्मीर के मनाज़िर हैं, वही वादी कश्मीर जहां पर 7 दहाइयों से कत्ल, गिरफ्तारियों, तशद्दुद और ज़िल्लत-आमेज़ सुलूक का सिलसिला जारी है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से आज तक इस बस्ती के बासियों के हुकूक पर कोई हंगामा बर्पा नहीं हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदादें तो मंजूर की हैं, लेकिन भारतीय हठधर्मी के सामने यह इदारा भी बेबसी की तस्वीर बना दिखाई देता है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का दिन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से मनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा तो धरती पर बसने वाले हर फर्द को जिंदगी, आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जिंदगी जंजीरों में कैद है। खारदार तारें आज़ादी की राह में एक रुकावट है, जबकि भारतीय फौज किसी भी वक्त किसी भी कश्मीरी को गोलियों से भून देने में आज़ाद है।
इनफरादी और इज्तिमाई हक के मिल्कियत की बजाय वादी कश्मीर के बासी अपनी शनाख्त की जंग लड़ रहे हैं। आर्टिकल 370 के बाद से कश्मीरियों की जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है। अगर वादी में मजहबी और फिक्री आज़ादी की बात की जाए तो वहां नमाज जुमा पर पाबंदी है, मुहर्रम और ईदैन के जुलूस नहीं निकाले जा सकते हैं, दरगाहों और दीगर मजहबी मकामात पर जाने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है। जहां सांस लेने बाहर निकलने पर पाबंदी है वहां आज़ादी इजहार का तसव्वुर भी महाल है। कश्मीर में इंटरनेट सर्विस आए रोज मुअत्तल कर दी जाती है, सहाफियों को जेलों में डाला जाता है, एक ट्वीट और फेसबुक पोस्ट करने पर जबरी तौर पर गायब कर दिया जाता है, जबरी गुमशुदगियों का सामना करना पड़ता है। मकबूजा वादी में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के 30 नकाती मंशूर की हर शक की खिलाफ वर्जी की जाती है, लेकिन दुनिया के दीगर ममालिक की तरह भारत की कार्रवाई का कोई नोटिस नहीं लेता है। जो सूरत हाल लाइन ऑफ कंट्रोल के पार है, आज लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर भारतीय जारियत का सामना वतन अजीज कर रहा है। ऐसे में हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और खासकर अगले 72 घंटे जो निहायत अहम करार दिए जा रहे हैं, क्या वाकई भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है? इन्हीं तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सदर आजाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त। सबसे पहले तो ये कहेगा कि भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बड़े तसलसल से जारी हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगले 72 घंटे बड़े अहम हैं, तो क्या अगले 72 घंटों में भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कर सकता है? किसी वक्त भी कर सकता है, बड़े अरसे से वो तैयारी कर रहा है और इसका ख़तरा हमेशा मौजूद है। लिहाजा हमारी अफवाज उस सिलसिले में तैयार हैं, कौम भी तैयार है, बिलखसूस अफवाज तैयार हैं, क्योंकि जो पिछले दिन उन्होंने मनसूबाबंदी की थी उसमें एक बाज़गश्त से सुनाई दे रही थी कि वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। महीनों से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए यह है कि हर वक्त चौकन्ना रहना बहुत। साहब, एक तो लोकल पर्सपेक्टिव है, एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, मैं दोनों पर आपसे बात करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है जिसमें आलमी सफबंदी भी जारी है, एक असर उसको देखा जा रहा है, और खासतौर पर एट दिस पॉइंट इन टाइम चीन जो है इस वक्त फौजी मशकों में मसरूफ है, नॉट इन नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान बल्कि इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो क्या इन मारूजी हालात में जब चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, फौजी मशकें पाकिस्तान में जारी हैं, पाकिस्तान के साउदर्न रीजन के अंदर, क्या अभी भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोच भी सकता है, कोई मिस एडवेंचर का सोच भी सकता है? सरदार साहब, ये बात आपने सही कही कि चीन और पाकिस्तान के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, यानी सफारती सतह पे भी और फ़ौजी सतह पे भी, अस्करी सतह पे भी हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। तो और मजबूत तर होते चले जाएंगे, तो भारत मुमकिन है इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए या तवज्जो मबजूल करने के लिए वो इस किस्म का कदम। देखिए, भारत इस वक्त सर अंदरूनी खलफिशार का शिकार है, जहां पर पंजाब बनेगा खालिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी अब उठना शुरू हो गए हैं। तो फिर ये समझा जाए, क्या अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत को इस तरह का मिस एडवेंचर कर सकता है? खालिस्तान में जो तहरीक उठी है, या उससे पहले जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ उन्होंने जुल्म और सितम का आगाज़ किया था गुज़श्ता दिसंबर में और इस साल के आगाज़ में, उसकी बाज़गश्त अभी तक मौजूद है। और उसके बाद आसाम में जो मुसलमान थे उसके ख़िलाफ़ उसने कार्रवाई की थी। तो ये पूरे हिंदुस्तान का मसला है कि वहाँ जो है हिंदुस्तान की जो अक़लियतें हैं या दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। ख़ुद जो उनके दलित हैं वो जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। तो इन संगीन मामलात से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने का ऐलान करते हैं। जंग नहीं करते, लेकिन एक किस्म की जंगी फिजा वो पैदा कर लेते हैं ताकि लोग तवज्जो बढ़ जाए और असल मसाइल से हट जाए। आप बड़ी करीब से देख रहे हैं, बखूबी वाकिफ भी हैं। आज यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब ने जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसके रुख से एक नकाब हटाया है और सबको ये बताया कि किस तरह गुज़श्ता 15 साल से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अगर डिसइंफॉर्मेशन का ये आलम है तो कश्मीर के जहाँ पर कोई ग्वांतानामो बे से कम का मंजर पेश नहीं कर रहा, नो इंटरनेट है, कोई एक्सेस नहीं है कम्युनिकेशन की, जहाँ पर भारतीय काबिज फौज घुसी हुई है, जिस तरह मजालिम ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर, तो वहाँ पर इस वक्त क्या मंजर है? इस वक्त अगर आप उसकी मंजर कशी करना चाहें तो क्या तस्वीर उभरती है, खासतौर पे आज के दिन पर कि जब इंसानी हुकूक का आलमी दिन है, ऐसे में कि जो खित्ता बिल्कुल कटा हुआ है इस वक्त दुनिया से, वहाँ पर क्या हो रहा है? वो डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है, ठीक बताया भी नहीं जा रहा है कि हो क्या रहा है वहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम कैदोबंद के बावजूद, तमाम कम्युनिकेशन ब्लॉकेड के बावजूद, जो उन्होंने नाकाबंदी की है, उसके बावजूद दुनिया को पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। आपने पूछा वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ इस वक्त कश्मीरियों से उनकी ज़मीन छीनी जा रही है और उसके बाद तकरीबन 22 लाख के करीब हिंदू इलाके वहाँ मखूसा इलाके में आबाद कर दिए गए हैं ताकि आबादी के तनासब को तब्दील कर दिया जाए, ताकि कश्मीरियों से
उनका कश्मीर छीन लिया जाए, उनका कश्मीर उनसे चुरा लिया जाए। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। दूसरा ये है कि नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। कोई 13,000 से ज़्यादा नौजवान जो है इस वक्त मुख्तलिफ़ उक़ूबत खानों में या कैद खानों में हैं, जहाँ उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, जहाँ उनकी इंडोक्ट्रिनेशन करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों से उनका रोज़गार छीना जा रहा है, उनका कारोबार जो है उसे गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। तो सरदार साहब, जहाँ आप अक़वाम आलम की बात कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की बात कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बात कर रहे हैं, तो वही मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपसे पूछ सकूं कि मुस्लिम उम्मा का इस पर क्या रोल है, क्योंकि OIC का इजलास भी वज़राए ख़ारजा की सतह पर भी हुआ, उसके अंदर भी फ़लस्तीन के मामले पर इजराइल के इस इशू को बड़े स्ट्रांगली टेकअप किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर भी एक वेव उठी कि कश्मीर का इशू जो है उसको उस तरह से हाईलाइट करने में, रेज करने में, रिजॉल्व करने में अब तक मुस्लिम उम्मा का क्या रोल है सर? जो पिछला वज़ारती इजलास था इस्लामी ताउन तंजीम का, उसमें तो एक बहुत ही मजबूत, वाज़े और जामे करारदाद पास की गई, और उसमें न सिर्फ जो है इस्लामी ताउन तंजीम ने अपना उसूली मौक़िफ़ दोहराया, बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने जो मौजूदा जो हिंदुस्तानी फ़स्ताइयों की जो सरगर्मियाँ हैं उनको निशाना तनक़ीद बनाया, उनकी मज़म्मत की, भरपूर मज़म्मत की। मिसाल के तौर पर यही जो मैं कह रहा था कि जी वो जो आबादी के तनासब तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, जिस तरीके से उन लोगों को महसूस रखा हुआ है, कंडेमनेशन आ जाना, मजम्मत कर देना, करारदादे पास कर लेना, ये एक अरसे से कर रहे हैं हम। क्या इससे आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेलने की जरूरत नहीं है? मतलब ना सिर्फ ये कि मुस्लिम उम्मा को इस पर एक पेज पर लाया जाए, अक़वाम आलम को एक निकल कर बताया जाए कि क्या हो रहा है वहां पर, जैसी मंजरकशी आप कर रहे हैं। जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें होती हैं उनका काम करारदादें पास करना होता है, और जो इस्लामी ताउन तंजीम है उसके पास कोई इस किस्म के इख्तियारात नहीं हैं कि वो फ़ौजकशी करे। इसके इख्तियारात अक़वाम मुत्तहिदा के पास हैं, लेकिन जो है जो इस्लामी ताउन तंजीम है अपनी आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचा सकती है, और उसने माजी में ऐसा किया है और हमें उम्मीद है कि मुस्तक़बिल में भी ऐसे करेगी। असल में बात यह है कि इस्लामी ताउन तंजीम जो है उसकी कोई ऐसे सलामती काउंसिल मौजूद नहीं है या उसके पास कोई फ़ौजी दस्ते मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके पीस कीपर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ भी जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान ये है, और चैप्टर 7 के तहत फ़ैसले हों तो वो फ़ौजकशी भी कर सकते हैं, मतलब जारे को रोक सकते हैं जिस तरीके से हिंदुस्तान जारियत कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये करारदादें गैर अहम नहीं होती, ये बैनुल-अक़वामी बरादरी की आपके साथ यकजहती का इजहार होता है। हमें मुसलसल कोशिश करनी चाहिए। यानी मैं इस वक्त जो है किसी कामयाबी के ऊपर इतरा नहीं रहा, या ये कोई हमारा जो किरदार है उसको मैं सराह नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जद्दोजहद जारी है तनदही के साथ और इस उम्मीद के साथ कि हम ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारी इस एतमाद की एक वजह यह है कि कश्मीरी 73 साल से क़ुरबानियाँ देते चले आ रहे हैं, आज भी वो क़ुरबानी दे रहे हैं आज़ादी के लिए, हक़ खुदरादियत के लिए, इंसाफ के लिए। तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी आज़ाद होंगे और हिंदुस्तान के इस्तबदाद से और उसकी फस्तायत से आज़ाद होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान हमारे साथ मौजूद थे। इंसानी हुकूक़ की बात के बाद तज़किरा करेंगे जानवरों के हुकूक़ का, और फिर जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में जानवरों के हुकूक़ का कितना ख्याल रखा जाता है। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मारगला के पहाड़ों में जंगली जानवरों का कुदरती मस्कन है, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के दामन में मर्गजार चिड़ियाघर बना लिया गया, जहां कई जानवरों को कैद किया गया। पूरी दुनिया से चुन चुनकर खूबसूरत जानवर लाए गए। सरमाया खर्च हुआ, लेकिन इंतजामी नाअहली और हुकूमती गफलत के बायस जानवरों की जान पर भनाई। जंगलों पर राज करने वाले, खुशी खुशी रहने वाले जानवर तन्हाई का शिकार होने लगे और नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हो गए। ऐसी सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मर्गजार चिड़ियाघर को बंद करने का हुक्म सादिर किया। साथ ही कहा गया कि जानवरों को अयूबिया नेशनल पार्क मुंतकिल किया जाए, जबकि कावन, हाथी और भूरे रीछों को उनके कुदरती मसाकिन भेजने के अहकामात भी दिए गए। दुनिया के तन्हा तरीन हाथी कावन को कंबोडिया रवाना किया गया, लेकिन महकमा जंगली हयात और वजारत मौसमियाती तब्दीली ने ऐन रवानगी से कबल रीछों को रवाना करने से इनकार कर दिया। कावन के और भूरे रीछों की कहानी भी एक जैसी दिखाई देती है। हिमालयाई भूरे रीछों का जोड़ा बबलू और सूजी शदीद नफ्सियाती बीमारी का शिकार है, जबकि मादा रीछ सूजी कैद में होने की वजह से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला हो गई है। ये जोड़ा कई सालों से चिड़ियाघर में कैद की जिंदगी गुजार रहा है।
महकमा जंगली हयात ने इन्हें तमाशा देखने वाले मदारियों से बांधा जो रीछों से करतब करवाकर पैसे कमाते थे और उनके दांत भी तोड़ चुके थे। यह हालात है मरगजार चिड़ियाघर के। अदालती हुक्म के बावजूद वजारत माहौलियात और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ने भूरे रीछों को उर्दन नहीं भेजा है, जिसके बाद गुज़श्ता रोज उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस भिजवाया गया। आज उसी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने सख्त रिमार्क्स दिए। चिड़ियाघर के रीछों ने वो तकलीफ बर्दाश्त की जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उर्दन की सेंचुरी में दीगर रीछ और जानवरों के माहिरीन भी मौजूद हैं और अगर वाइल्ड लाइफ इंतजामिया इस दौरान इस मयार की सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाए तो इन्हें वापस ले आएं। चीफ जस्टिस के मुताबिक अदालत ने 1.5 साल में इस केस का फैसला सुनाया है। इस दौरान इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सियासत हुई है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि भूरे रीछों की जान को शदीद खतरात लाक हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ इसे अपनी अना का मसला ना बनाए। हर कोई अथॉरिटी लेना चाहता है मगर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि अदालत ने इस मामले पर बेइंतहा गुरेज का मुजाहिरा किया और तहम्मुल से काम लिया। अगर आप चाहती हैं तो अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई चला लेती है। अदालत की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने वजारत माहौलियात और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी की गफलत पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मसले के फौरी हल के अहकामात भी दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि वो रीछों को आप रखना चाहते हैं। साथ ही रिमार्क्स दिए कि दोनों रीछ बीमार हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रखा गया। कावन हाथी के मामले पर रिमार्क्स दिए कि पहली बार इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस की दुनिया भर में तारीफ हुई है। कावन हाथी पाकिस्तान का एम्बेसडर बन गया, जिस पर चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ ने जवाब दिया कि हम दुनिया के लिए मॉडल बनाना चाहते हैं कि हम जानवरों का ख्याल रख सकते हैं। हमें पाकिस्तान में रीछों के लिए सेंचुरी बनाने की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने 1 साल से जायद का वक्त दिया लेकिन कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया तो फैसला दिया। यहाँ सिर्फ सियासत की जाती है, काम करने को कोई तैयार नहीं है। यकीनन अदालती रिमार्क्स इंतहाई अहम है क्योंकि इस वक्त वाइल्ड लाइफ और मौसमियाती तब्दीली के महकमे चिड़ियाघर की वीरानी, जानवरों के हालात और दीगर मामलात का जायजा लेने की बजाय जानवरों की मुंतकली पर सियासत कर रहा है। मरगजार चिड़ियाघर में जानवरों की हालत जार का जिम्मेदार कौन है? अगर इंतजामिया के पास बजट नहीं था तो उन्होंने जानवर मंगवाए क्यों थे? जानवरों की हालत जार के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? चिड़ियाघरों से हासिल आमदनी जानवरों पर खर्च क्यों नहीं की जाती है? ये तो इंतजामी गफलत का एक छोटा सा नमूना था, लेकिन मुल्की सतह पर अगर इसका जायजा लिया जाए तो हालात मजीद होते हुए दिखाई देते हैं। यकीनन ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कैसे बड़ा इंतजामी बहरान सर उठा रहा है। इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। गैर मुंतखब मुआविनीन खुसूसी के हवाले से अदालती फैसले के बाद हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आज मुशीर खजाना की सरबराही में इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। ईसीसी का इजलास पहली बार 9 दिसंबर को तलब किया गया था, लेकिन अदालत ने गैर मुंतखब अफराद को किसी भी कमेटी के सरबराही से रोक दिया है, जिसके बाद इजलास मुलतवी किया गया है। लेकिन अगले ही रोज यानी आज इजलास दोबारा तलब किया गया। काबीना डिवीजन ने ईसीसी का इजलास का एजेंडा भी जारी किया। एजेंडे के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख ने इजलास की सदारत करनी थी, लेकिन आज इजलास से इनेकाद से महज चंद घंटे कबल इजलास मुलतवी कर दिया गया। इजलास मुलतवी होने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या मुशीर खजाना ईसीसी और निजकारी कमेटी की सरबराही करेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अदालती फैसले के बाद मुशीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटियों का काम ठप होकर रह गया है। दूसरी जानिब वजारत खजाना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर चुप साध ली है। अब्दुल हफीज शेख IPPs के साथ मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के सरबराह भी हैं। मामलात और मसाइल सिर्फ अब्दुल हफीज शेख तक ही महदूद नहीं है, बल्कि डॉक्टर इशरत हुसैन की ज़ेर सदारत होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी मौसूल हो चुकी है। काबीना डिवीजन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा ले रही है। फैसले का जायजा लेने के बाद वजारत कानून से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की राय ली जाएगी। वजारत कानून की मुशावरत और काबीना डिवीजन की हिदायत के मुताबिक कमेटियों के इजलास मुनक्किद होंगे। हुकूमत ने गुज़श्ता साल मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सरबराही में काबीना कमेटी बराए निजकारी तश्कील दी थी। इसी कमेटी में मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाह डॉक्टर इशरत हुसैन भी शामिल थे। इनके खिलाफ अदालती फैसला पार्लिमानी जमहूरियत में अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के इस्तेहकाक और इख्तियारात के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल गर्दाना जा सकता है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि अहम हुकूमती कमेटियों की सरबराही करेगा कौन?
मुशीरों और मुआविनीन का महदूद किरदार हुकूमत के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? क्या हुकूमत मुंतखब अवामी नुमाइंदों पर एतमाद कर पाएगी? कमेटियों की सरबराही का मामला तय ना होने की सूरत में कमेटियों का मुस्तकबिल क्या होगा? मुआविनीन खुसूसी कई तरक्याती मंसूबों की निगरानी भी कर रहे हैं। अदालती पाबंदियों के बाद मंसूबे कैसे मुकम्मल होंगे? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आम आदमी तलाश। बहरहाल आने वाले दिन में इस हवाले से इंतहाई अहमियत है, क्योंकि इन्हीं सवालात के जवाब हुकूमत की मुश्किलात की नौयत भी तय करेंगे। और जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, इदारा जाती इस्लाहात का मामला है, इक्तसादियात का मामला है, अगर ये मामलात रुके रहेंगे तो यकीनन हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।